हरित प्रणाम। मैं श्याम सुंदर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान। पिछले 10 दिन से हम लोग हमारा जो पर्यावरण पाठशाला का पेज है उसके ऊपर प्रोफेसर हरारी द्वारा लिखित सेपियंस पुस्तक को हमारी क्षेत्रीय बोली में पढ़ रहे हैं। आज हम एक दिन के लिए उस पर जो विश्लेषण है उसको विराम देते हुए चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस है, उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है वो क्या हो सकता है और उसमें हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हालांकि ये एक ठीक बात है कि भारत के अंदर अभी संक्रमण है वो नियंत्रित है और हम सभी उम्मीद भी करते हैं कि ये नियंत्रित हो और जल्दी ही इस संकट से हमें निजात मिले। फिर भी जिस तरह से दुनिया के देशों में कोरोना ने कहर ढाया है उसके संदर्भ में अगर हम हमारा विश्लेषण करें तो एक तो शुरुआत के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था और जो हजारों की तादाद में मजदूर वर्ग निकल करके सड़कों पे आया था बड़े शहरों में और अपने अपने गाँव में जाने के लिए जिस तरह से वो उतावले हुए थे और उनमें जो डर देखने को मिला था उसके आधार पे वो जो तबका है वो हमारे लिए आने वाले समय में चिंता पैदा करने वाला तबका है वो इस रूप में कि वो बहुत ही गरीब लोग हैं और इस लॉकडाउन के बाद में उनकी जो स्थिति है वो और ज़्यादा कमज़ोर होगी ऐसी संभावना है, क्योंकि उनमें से स्थितियां सामान्य होने पे एक जो हिस्सा है उस तबके का वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए गाँव में अटका रहे डर की वजह से। अगर ऐसा होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भार ज़्यादा बढ़ेगा और दूसरी बात इधर जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें पूरे मजदूर नहीं होंगे तो उस वजह से हमारी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो भी प्रभावित होगी। एक संभावना ये भी बन सकती है कि हमारे उद्योग है वो मशीनीकरण की गति को और ज़्यादा तीव्र करें। अगर ऐसा होता है तो भी मजदूरों के ऊपर मार पड़ेगी। तो ये जो तबका है ये और ज़्यादा संवेदनशील हो गया है और ये चूँकि हमारे भाई बहन हैं तो ये एक चिंता की बात है। दूसरा, तबलीगी जमात के मरकज़ के बाद में जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम का विभाजन था वो और तीखा हो गया, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया में भी जिस तरह से चीज़ें निकल के आई, कुछ फेक वीडियो चले और बीच बीच में कुछ लोगों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की और वो नोटों की थूक लगा करके जिस तरह से उन्होंने शरारतें की, घटिया हरकत जो की, वो इस तरह के जो समाज के दुश्मन जो भी हैं उन्होंने इस माहौल को इतना जहरीला कर दिया कि उसने हमारे जो समाज का जो सामूहिक मन है उस सामूहिक मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ये सामूहिक मन क्या होता है कि किसी एक समुदाय विशेष के प्रति जब हम एक विशेष तरह की धारणा बना लेते हैं तो फिर क्या होता है कि सामाजिक दूरी बढ़ जाती है और वो सामाजिक दूरी बढ़ने का नुकसान ये होता है कि समाज की जो समरसता है वो प्रभावित होती है, क्योंकि भारत एक ऐसा समाज है जिसमें बहुत सारे धर्म और भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग रहते हैं। तो इसमें जब हम पूरे तबके को अगर एक विशेष नज़रिए से देखते हैं तो फिर वो चीज़ें पूरे समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इसमें जिन लोगों ने भी तबलीगी जमात में नियमों को तोड़ा है उनके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, किंतु उस आधार पे पूरे मुस्लिम समुदाय को गलत मानने की जो मानसिकता है उससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारा नुकसान करेगी, भले ही हम गैर मुस्लिम हैं तो भी। और नुकसान होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से आता है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही ये हमारे लिए मौका है कि हम जो धर्म संबंधी जितने भी अंधविश्वास और कट्टरता है उस कट्टरता के ऊपर बात करें, क्योंकि देखिए कि जितने भी धर्म प्रचारक होते हैं, अब वहाँ मरकज़ में जो लोग थे वो क्या कहते हैं, वो यही तो कहते हैं कि उनके बारे में माना जाता है कि वो दीनी इल्म के जानकार होते हैं और वो बताते हैं कि इस्लाम में ये कहा गया है। तो आमतौर पे मोटी मोटी बात जो सभी धर्मों का सार है कि किसी का दिल मत दुखाओ, हो सके तो अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सको तो बुरा मत करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, बरकत से जीवन जियो। तो ये सारी बातें सबको पता है और हमें क्या है कि और परिवार में भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो संस्कार में हमें ये बताते हैं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा अपराधी बने। तो हम जो है ये हमें पता है, हम इनको माने। इसके अलावा हमारा जो देश का संविधान है, कानून है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा और सर्वोच्च ग्रंथ के रूप में हमें उसको मानना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र आने के बाद में हमारे व्यक्तिगत अधिकार है वो सुनिश्चित हुए हैं। कोई भी धार्मिक व्यवस्था और लोकतंत्र के अलावा आज तक दुनिया में जितनी राजनीतिक व्यवस्थाएं आई हैं उन्होंने कभी भी इंसान के अधिकारों को उतना अच्छे तरीके से सुरक्षित नहीं किया, उतना पारदर्शी तरीके से सुरक्षित नहीं किया जितना लोकतंत्र ने किया है और लिखित संविधान ने किया है। तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो इस्लाम के साथ में एक जो चीज़ जुड़ी हुई है
कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें रिलीजन फर्स्ट एंड नेशन बाद में है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। यद्यपि सारे मुस्लिम्स ऐसा नहीं सोचते हैं, पर एक जो बड़ा तबका है वो धर्म को देश के ऊपर रखता है। और अब ये प्रवृत्ति जो है वो काउंटर एक रिटेलिएशन के रूप में दूसरी तरफ से भी आ रही है। इस प्रवृत्ति को हमें समझना होगा और इसको रोकना होगा। मेरे लिए सबसे पवित्र भूमि वो है जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ मैं कर्म कर रहा हूँ, आज की तारीख में काम कर रहा हूँ, और मेरे सबसे अपने लोग वो हैं जो मेरे आसपास रहते हैं। ये सब व्यक्तियों को समझने की जरूरत है। जैसे ही हम ऐसा समझेंगे स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे लिए सबसे पवित्र मक्का मदीना है, या हमारे लिए अमरनाथ है, या वैष्णो देवी है, या जो 4 धाम है वो है, जैसे हम ये सोचते हैं तो उसके बाद में हमारा जो लोकल जो वातावरण है ना वो सेकेंडरी हो जाता है, जबकि वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। क्योंकि वो प्राइमरी होगा क्योंकि वो वास्तविकता है जिसमें हम जीते हैं, और वो सब कल्पना है। सारे धर्म और सारे ईश्वर है ये मनुष्य द्वारा एक रचित और कल्पित है। और हम अगर हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, सब धर्मों के वो धर्मगुरु है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनको सिलेक्शन का क्या मानदंड है, कितने वो पारदर्शी तरीके से उनका चयन होता है, उनकी सामाजिक भूमिकाएं क्या है, ये आप देखो तो सब गड्ढमड है। सबसे पारदर्शी कोई चीज है तो वो लोकतंत्र है। तो ये हमारे पास में मौका है। जो लोग उदारवादी है, तार्किक है, वो सोचे, मुस्लिम से वो भी सोचे, हिंदू लोग भी। जैसे हमारे गांव में मैं देखता हूँ कि भागवत कथा कहने के लिए वो आते हैं धर्मगुरु टाइप के लोग, और वो 20-25 लाख रुपए गांव के खर्च करवा के चले जाते हैं। हम ये करें कि उनको कहें कि हमारे यहाँ तो धरती से पवित्र कोई चीज ही नहीं है, सीधा धरती माता पे बैठेंगे और भागवत कथा कह करके, और आप हमारे घर में जो खाना बना हुआ है वो खाना साधारण खाओ, और जो सुनने के लिए आ रहे हैं वो पानी पिए और अपने अपने घर जाएं कथा सुन करके। हम इस तरह का स्वरूप करें ना, और जो लाखों रुपए उसमें खर्च होते हैं वो हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में लगाएं। आज केरला की अगर अपन बात करें तो वहां जब संक्रमण शुरू हुआ था तो वो दूसरे नंबर गिरा महाराष्ट्र के बाद में, आज 10वें पायदान पे आ गया है वो। क्यों? क्योंकि वहां हर 3 गांव के बीच में एक हॉस्पिटल है। तो इस वजह से बहुत तेजी से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया संक्रमित मरीजों को, और लाखों मरीजों को उन्होंने आइसोलेट कर दिया, होम क्वारंटाइन कर दिया, और इस वजह से संक्रमण को रोक लिया। हम ये जो लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं वो लाखों लाख रुपए अगर हम हॉस्पिटल्स के निर्माण में खर्च करें और दूसरी जगह करें, तो मेरे ख्याल में हम जब कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो फिर ये मंदिर बनाने की और इस तरह से ये कथाएं करवाने की जरूरत ही नहीं है। हम साधारण तरीके से जीवन जिए तो मेरे ख्याल में हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो ये संकट कोरोना की स्थितियों ने पैदा हमारे आगे किया है उसका मुकाबला कर पाएंगे। अगला, अगर इसके राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो पूरे विश्व स्तर के ऊपर यह महसूस किया जा रहा है कि इससे जो निगरानी है राज्य की वो आम नागरिकों पे बढ़ेगी, स्वास्थ्य के नाम के ऊपर, सामुदायिक संक्रमण न फैले इसके नाम के ऊपर। तो आज की तारीख में तो ये जो निगरानी है ये ठीक है, क्योंकि इससे सामुदायिक संक्रमण है वो कंटेन हो रहा है। पर ये अगर आगे रहती है तो ये हमारे नागरिक अधिकारों को सीमित करेगी, और नागरिक अधिकार है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्योंकि कोई भी सरकार है वो लोकतंत्र की रस्सी से जितनी मजबूती से बंधी रहेगी उतना ही वो कम जो है सर्वाधिकारवादी होगी। जैसे ही उस रस्सी को ढीला छोड़ेंगे तो वो सर्वाधिकारवादी होगी, और उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव आता है। क्योंकि जो सरकारें होती है वो जब लोकतंत्र को खाना शुरू करती है तो वो एक गिरोह का रूप ले लेती है, जिसमें कुछ राजनेता और कुछ औद्योगिक लोग होते हैं जो सूचना के माध्यम में, मीडिया और सोशल मीडिया, उस पे कब्जा करके एक ऐसी मसीहा की छवि जो सरकार की या सरकार के मुखिया की प्रस्तुत करते हैं कि उस छवि के आगे बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। और ये हो रहा है, इस चीज के ऊपर भी समझने की जरूरत है। नागरिक के रूप में हम मजबूत होंगे तभी एक जवाबदेह सरकार हम चुन पाएंगे, और वो जवाबदेह सरकार ही हमारे भविष्य को अच्छा रहेगी। कोई भी सरकार जो अपनी जवाबदेही है वो नॉनसेंस मुद्दों के ऊपर डालेगी तो इसका मतलब वो लोकतंत्र का गला घोट रही है, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान आप और मुझ जैसे आम जो लोग हैं उनको होगा। तो ये इसके जो राजनीतिक परिणाम है इनको भी समझने की जरूरत है। आर्थिक रूप में ये माना जा रहा है कि इससे स्लो डाउन आएगा, औद्योगिक गतिविधियां ऑलरेडी कमजोर है। हमारे जो राज्य, भारत की भी बात करें तो जितने राज्य उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने कर्जे लिए हैं, केंद्र सरकार ने कुछ बेल आउट पैकेज भी दिया है इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, किंतु सरकार को भुगतान भी करना है, तो रेवेन्यू के रिसोर्सेज उनके घट जाएंगे और भुगतान भी करना होगा। तो उस स्थिति में जो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स में, एजुकेशन सेक्टर में जो पैसा खर्च होता है, आने वाले समय में उसके ऊपर भी हो सकता है कुछ कटौतियां हों। तो उस स्थिति में हमें हमारे जो सामाजिक तौर तरीके हैं उनमें बदलाव लाना होगा। हम जो ये सामाजिक समारोह होते हैं, चाहे तो कोई शादी हो
या मृत्यु भोज हो या दूसरे जो चीजें होती हैं उनमें जो बहुत पैसा बर्बाद करते हैं और फिर उस पैसे की भरपाई के लिए या तो करप्शन करते हैं या खेतों में जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड्स डाल करके, और हम एक तरफ तो अन्नदाता के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं, दूसरी तरफ जहरीला भोजन उगाते हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियां उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमें सादगी की तरफ बढ़ना होगा। और सबसे जरूरी चीज है वो ये कि हमें हमारे आसपास के बारे में ज्यादा संवेदनशील होना होगा। आसपास के बारे में संवेदनशील होने का मतलब ये है कि हम हमारे चारों तरफ का परिवेश है उसकी जिम्मेदारी हर परिवार ले। अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। हमारे आसपास में जो पक्षी हैं उनके प्रति हमारा जो भाव है वो दया का, सहिष्णुता का और सहयोग का भाव हो। और हम जितना हो सके पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण करने से ये जो जितने परिवर्तन है उनकी तीव्रता को हम कम कर सकते हैं। कोरोना है वो भी प्रकृति के प्रति हमारा जो एक आतताई का व्यवहार रहा है मानव का, होमोसेपियंस का, उस आतताई पूर्ण व्यवहार की ही परिणति है। ये व्यवहार तेजी से हुआ। पहले तो हमने धरती के ऊपर जितना फ्लोरा और फोना था उसको हमने बर्बाद किया, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में समुद्र में भी हमने इतना उसको पोल्यूट कर दिया कि आज वहां भी सब तरफ बर्बादी का ही आलम है। और आज उसी का नतीजा तो हम ये बिल्कुल पक्का मान ले कि पूरी प्रकृति के पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करके हम सुरक्षित रह जाएंगे। हम अगर ऐसा सोचते हैं तो ये मूर्खता है। कोई भगवान बचाने आने वाला नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है यही असली भगवान है, ये ही वास्तविकता है। इस वास्तविकता को हम जितना जल्दी और जितना ठीक से समझेंगे उतना ही ठीक से हम हमारी सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वाह कर पाएंगे। और समाज के रूप में हम अगर वाइब्रेंट हो गए, फालतू बातों की तरफ ध्यान न दे करके अपने सराउंडिंग की जो वास्तविकताएं हैं उन्हीं में अगर हमने खुद को रोके रखा जितना ज्यादा, तो उतना उतना हम हमारे आसपास को ठीक करेंगे। जितना हमारा आसपास ठीक होगा उस आसपास से मिलकर के ही बड़ा समुदाय और फिर राष्ट्र बनता है। तो हम इसका एक बहुत अच्छे तरीके से इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। तो हमें इस रूप में समझना चाहिए, और जो सरकार की जो भी एडवाइजरी है आज की तारीख में उन एडवाइजरीज का पालन करना चाहिए। और जो भी नॉनसेंस गतिविधि कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार है वो सख्त कार्रवाई करे। एक नागरिक के रूप में हमारी ये अपेक्षा होनी चाहिए, ना कि किसी को ब्लेम करें। क्यों? क्योंकि हम ना तो सरकार हैं और ना ही कोर्ट हैं। तो जांच और निर्णय उनको करना है जिनको हमने चुना है। हमें तो उनसे मांग करना है कि भी उसमें पारदर्शिता हो और किसी को बख्शा नहीं जाए जो गलत करता है। थैंक यू।